गुड मॉर्निंग डियर्स। मैं जयप्रकाश खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद ज्योति प्रकाश में। आप अपने परिवार में इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ रहे हैं और एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सबसे पहले ये देखना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी या ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक अजीब सा विचार बनता है। ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कोई अंडे के आकार का कुछ होगा, यानी तभी इसका नाम ब्रह्मांड रखा गया होगा। इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये एक भूगोल का विषय है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड एक स्टार्टिंग में देखा जाए तो एक पॉइंट स्वरूप था, बिल्कुल एक पॉइंट स्वरूप। इसमें धीरे धीरे विस्तार हुआ, ब्रह्मांड बना, अनेक गैलेक्सियां बनी, गैलेक्सियों में अनेक तारे बने, ग्रह बने, उपग्रह बने और उन्हीं की सीरीज में पृथ्वी एक ग्रह। पृथ्वी के अंदर देखते हैं हम तो बहुत से महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स, जिनमें एक एशिया महाद्वीप है। उन महाद्वीपों में भी हम थोड़ा सा नीचे उतर के देखते हैं तो अनेक देश है, जैसे भारत देश। भारत में अनेक राज्य है, जैसे एक राजस्थान, और राजस्थान में भी अनेक जिले, चूरू जिला, और इनमें भी अनेक तहसीलें जैसे सरदार शहर। उनमें भी छोटा गांव है, हम है। इतना छोटे स्थान पर भी हम होकर पूरे ब्रह्मांड की परिकल्पना कर रहे हैं, क्योंकि ये मानव मस्तिष्क का एक जिज्ञासु पर्सन बन गया। इसको समझा जाए ब्रह्मांड क्या है, तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग लोगों की अवधारणाएं रही है। क्लॉडियस टोल्मी, ये एक भूगोलविद थे। 140 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले एक जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है? जियोसेंट्रिक का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ये जियोसेंट्रिक अवधारणा थी। जियोसेंट्रिक नाम से स्पष्ट हो रहा है, रटने का कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा क्लास में समझना ही है। जियो यानी कि पृथ्वी, और सेंट्रिक यानी वो सेंटर में है। उसके बाद दूसरे भूगोलविद आए जिनका नाम कोपरनिकस। वो 1543 ईस्वी में इन्होंने अवधारणा दी हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक यानी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। पूरे ब्रह्मांड के केंद्र के अंदर सूर्य है, और हेलियोसेंट्रिक में पृथ्वी को केंद्र बताया गया। उसके बाद हर्शेल 1805। इसी प्रकार इसी सीरीज में अनेक भूगोलविद आए और अपनी अपनी अवधारणाएं दी। इनमें देखते हैं सबसे ज्यादा सर्वमान्य, सर्वविदित कौन सी अवधारणाएं हैं। कुछ एक अवस्थाएं भी। सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत क्या हुआ? ब्रह्मांड को एकदम पॉइंट स्वरूप माना गया, और इसी पॉइंट स्वरूप में अचानक एक शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति एनर्जी की वजह से इसमें विस्फोट हुआ और जबरदस्त धमाका यानी महाविस्फोट, बिग बैंग हुआ, और धीरे धीरे में इसमें विस्तार होना शुरू हो गया। जब विस्तार हुआ तो महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी के बाद ही इसमें समय का, टाइम, स्पेस और मैटर की गणना शुरू हुई। समय यानी ब्रह्मांड निर्माण से पहले का जो समय था वो हमें ना तो मालूम है और ना उससे हम कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए समय, टाइम वही महत्वपूर्ण है जो ब्रह्मांड निर्माण के बाद का है। तो उस समय से हमने टाइम कैलकुलेशन किया, स्थान, उसी समय स्पेस बना। स्पेस का अर्थ क्या है? दो वस्तुओं के, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का स्थान स्पेस है। ब्रह्मांड बना तब तारों के बीच में, गैलेक्सियों के बीच में, उन गैसेस के बीच में, एटम्स के बीच में जो भी स्पेस बना वो स्पेस शुरू हुआ। उसी समय मैटर बनने शुरू हुए, जो भी पदार्थ थे वो बनने शुरू हुए। तो एक पॉइंट था, पॉइंट से फिर ये वॉलीबॉल आकार का बना। धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि हुई। वॉलीबॉल से ये फायरबॉल के आकार का बना, और फायरबॉल के आकार के बनने के बाद देखते ही देखते इसमें कुछ एक एटम बनने शुरू हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बने। ये क्या है? ये हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है, ये परमाणु है।
परमाणु यानी कि अविभाज्य इकाई है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। न्यूट्रिएंट्स बने, इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स का ये सिस्टम है, आज का वैज्ञानिक यही चाहता है कि किसी भी प्लानेट पर हम उपग्रह सैटेलाइट को भेजें तो न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से भेज दे तो डायरेक्ट वो टारगेट प्लानेट पर ही जाएगा और वहां से जो भी डेटा होगा फोटोज के द्वारा यहाँ पर भेज दिया जाएगा। जब ये एटम्स बन गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बने, इन सब में हीट थी, जबरदस्त वाली एनर्जी थी, उसकी वजह से विशाल थर्मोन्यूक्लियर बना। कोई भी चीज जब ज्यादा विस्तारित होती है, स्थान फैलता है या अपने आकार में वृद्धि करती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। ये नॉर्मल से अपने व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं। पतला आदमी का गुस्सा ज्यादा होता है, वो लंबी छलांग लगा सकता है, वो एक्टिव ज्यादा होता है। जैसा जैसा मोटा होता जाता है उसकी एनर्जी कम होती है, गुस्सा भी कम हो जाता है। तो सेम वही व्यवहारिक जीवन से कुछ सीखना है। इनके आकार में जैसे जैसे विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, तो इनका तापमान भी गिर गया, 4000 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया और एटम निर्माण बनने शुरू हो गए। इन सब का एक कलेक्शन शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सब एक एटम में आ गए। इसी के बाद इसी रूप में, इसी कड़ी में तारे और गैलेक्सी का निर्माण शुरू हुआ। ये एटम्स बने, एटम्स इनके आसपास और पदार्थ आकर जुड़ते गए, बड़ा हुआ। फिर तारों का निर्माण हुआ। जब तारे अलग अलग थे तो तन्हाई का जीवन बिताना कोई नहीं चाहता, और वो भी आजकल के इस इंटरनेट की दुनिया में। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम इतना अलोन फील कर रहे हैं तो एक झुंड में आ जाएं। क्लस्टर ऑफ स्टार्स ही गैलेक्सी है। जब तारों का एक झुंड बना, समूह बना, तो फिर गैलेक्सी का निर्माण हुआ। और जब बहुत सी गैलेक्सियां एक साथ एक झुंड में आ जाती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, तो वह ब्रह्मांड बना कॉस्मोस। जैसे मंदाकिनी, M32, एंड्रोमेडा, ये कुछ एक गैलेक्सियां हैं। इनमें 3 भुजाएं होती है, सर्पिलाकार होती है, बीच के भाग को ब्लज बोला जाता है। और जो 3 घूर्णनशील सर्पिलाकार भुजाएं होती है, यहाँ पर तारे होते हैं। ये सब तारों से ही निर्मित होती है। और बीच का भाग जो ब्लज होता है, वहां पर तारों का बहुत ज्यादा संगठित भाग होता है। बहुत ज्यादा तारे एक जगह समाहित रहते हैं। बिग बैंग आया। बिग बैंग के बाद कुछ एक और उदाहरण, जैसे कि साम्यावस्था सिद्धांत यानी स्टडी स्टेट। इसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, प्रसार होता रहता है। वही सिद्धांत कि भाई एक पॉइंट से विस्तार होता गया और ब्रह्मांड का निर्माण हो। इसको अपन एक छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सा और कुछ एक देख लेते हैं, हाइपोथेटिक्स, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद दोलन सिद्धांत आया, और दोलन सिद्धांत के प्रणेता थे एलन संडेज। सर्न एक संस्था है। 30 मार्च 2010 को जेनेवा में एक प्रयोग किया गया। उस प्रयोग में यह देखना था कि जो 15 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था, बड़ा धमाका हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, उससे किस प्रकार ग्रह बने, किस प्रकार उपग्रह बने, कैसे उल्कापिंड बने, क्षुद्र ग्रह बने, वो सब देखने के लिए ठीक उसी सिस्टम में 30 मार्च 2010 को जेनेवा में 100 फीट नीचे, यानी भूपर्पटी पृथ्वी के ऊपरी भाग से 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर चौड़े एक प्रयोगशाला बनाई गई, खोदकर सुरंग बनाई गई। उसमें इसी प्रकार का विस्फोट किया गया और ये पाया गया कि आज से ठीक 15 बिलियन वर्ष पहले इसी प्रकार विस्फोट हुआ, और विस्फोट के माध्यम से किस प्रकार ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण हुआ। कुछ एक मंदाकिनी, जैसे अपन जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी के आकार कैसा है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो ये सर्पिलाकार आकार है, ध्यान में रखना। कभी ध्यान से देखा होगा, रात्रि के समय जब हम बाहर होते हैं, खुले आसमान के नीचे और ऊपर देखते हैं, तो हमें एक चमकीले तारों का समूह दिखाई देता है, सांप की आकृति जैसा सर्पिलाकार। वह हमारी मंदाकिनी है। वैसी बहुत सी गैलेक्सियां हैं। एक लिमन अल्फा ब्लोब्स गैलेक्सी है, वो सबसे विशाल गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा है, वो हमारी गैलेक्सी के सबसे निकट की गैलेक्सी है। नंबर 3 देखा जाए तो ओरियन नेबुला, ये शीतल और चमकीले तारों का एक झुंड है। इसमें सबसे ज्यादा चमकीले तारे हैं। साइरस डॉग स्टार चमकीला तारा है और हमारे से, ये हमारे सूर्य से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये
4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। ये हमारे सबसे नजदीक की है। कुछ एक इसके बारे में साक्ष्य एविडेंस है कि भाई ये सिद्धांत कहाँ से है, किस प्रकार प्रतिपादित हुए, इनमें देखते हैं। तो एडविन जो हबल, इन्होंने एक दूर ऑब्जर्व किया, इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाई और उसके माध्यम से देखा गया, टेलीस्कोप कह सकते हैं, 1920 में। और इन्होंने यही निर्णय किया कि वाकई में ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। तो अब हम इस प्रैक्टिकल देखते हैं, ये प्रैक्टिकल कैसा है। जैसे हमने एक गुब्बारा लिया, जो आपको शायद दिख रहा होगा। इस गुब्बारे पे छोटा छोटा पॉइंट लगाए, कुछ एक लाइनें लंबे खींची, जो हमने गैलेक्सी का माना है, और पॉइंट्स को तारे, स्टार्स माना है। इस गुब्बारे को अब हम फुलाएंगे। फुलाने के बाद देखते हैं क्या इनके स्पेस में कुछ परिवर्तन आया है। इस गुब्बारे को हमने फुलाया, फुलाने के बाद हमने ये देखा कि वाकई में जिन लाइनों को, लंबी लाइनों को हमने गैलेक्सी माना, उनके बीच में स्पेस बढ़ा। जो हमने स्टार्स माने, टिक मार्क थे, इनको हमने स्टार माना, और इन स्टार के मध्य भी स्पेस बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि एडविन हबल का जो 1920 में सिद्धांत था वह बिल्कुल सही था। इस प्रकार ब्रह्मांड में आज भी विस्तार हो रहा है। उसके बाद जॉर्ज लेमेत्रे 1966 में बिग बैंग थ्योरी इन्होंने प्रतिपादित की। उनके बाद में ठीक एक वर्ष बाद 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने भी इसी थ्योरी को प्रतिपादित किया और बोला कि हाँ, ये थ्योरी सही है, इसमें कुछ संशोधन किए गए। और उसके बाद जॉन मैथर ने भी इसी थ्योरी को सपोर्ट किया और बोला ये सही है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इस ब्रह्मांड में हम एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। तारों का अध्ययन अलग करेंगे कि तारों के निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार हम चंद्रमा का, पृथ्वी का, सभी का अध्ययन करेंगे। और कोई भी ग्रह होता है, जैसे सूर्य है, सूर्य एक तारा है। जो तारा होता है उसके पास स्वयं की रोशनी होती है, जो हमें रात को दिखाई देते हैं, वो वाकई में तारे नहीं है, वो सूर्य की रोशनी और चंद्रमा से, सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित हो रहे हैं। जो तारे हैं इनके बीच में हाइड्रोजन गैस होती है और हीलियम होती है। तो ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। तो हर एक चीज का एक एक टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।